हाँ भाई, क्या हाल है भैया। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, मैं एक बच्चा ढूंढ रहा हूँ। आप परेशान होंगे भाई, क्यों ढूंढ रहा है, क्या काम है, क्या चाहिए बच्चे से। ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं बारहा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब तक हम बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको अच्छी तालीम, तरबियत, मौके और टूल्स नहीं देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। विल कीप रनिंग इन सर्कल्स। जैसे 40 साल पहले थे, अगले 40 साल भी वैसे ही रहेंगे। जब हम बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, तब जाके 30 साल बाद कोई मुल्क किसी सही डायरेक्शन पे आता हुआ दिखना शुरू होगा। लेकिन उतना आगे कौन सोचता है भाई। लीडर अपना अगला इलेक्शन देखता है। आप अपनी टूटी हुई सड़क बनी हुई देख ली, एक डामर की पट्टी मारी, आपने वोट दे दिया, ना कोई सवाल ना कुछ। विल कीप रनिंग इन सर्कल्स। अब देखें, तरक्की याफ्ता मालिक अपने बच्चों पे इन्वेस्ट बहुत करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या वजह है, किस तरह करते हैं, क्या नताइज हासिल के लिए करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganji swag, ताकि हम इस तरह के टॉपिक्स ऑन अ मोर फ्रीक्वेंट बेसिस हम बातचीत कर सकें। देखें, मैं आपको किसी और की क्या मिसाल दूं, मैं आपको अपने बच्चे की मिसाल देता हूँ। एज यू ऑल नो, और मोस्ट ऑफ यू नो, आई रिसेंटली बिकेम अ फादर। मार्च में मेरा बेटा हुआ। और मेरी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में रहती हैं, वो वहीं की हैं, वो वहीं रहना प्रेफर करती हैं। मैं अपने ज़ाती मतलब काम की वजह से मुझे बिटवीन टू कंट्रीज रहना पड़ता है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस किसी को भी इंडोर्स नहीं करूँगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट सम हाउ वीर सेलिंग थ्रू। नॉट एन ईजी टास्क। अब आप बोलेंगे आपके बच्चे तो बाहर हैं, बीवी बच्चे, आपको क्या फिक्र है। ओ भाई देखो, मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा पैसा नहीं खाया है। जिन्होंने खाया है, जो तुम्हारे लीडर हैं, जिनको कंधे पे बिठा के नचाते हो, उन सब के बच्चे बाहर रहते हैं, वो खुद भी बाहर रहते हैं। तो उनसे सवाल नहीं करना, मेरे कमेंट के आगे नीचे नहीं रोना। पूरी दुनिया अल्लाह की है भाई, वो वहाँ सेफ फील करती है, वहाँ रखेगी। आप अपने बच्चों को यहाँ विलफुली कभी रखोगे कि बच्चे को दही लेने भेजा, शाम को बच्चा एयर वाई पे आ रहा है, कभी रखोगे आप? आपको मौका मिलेगा आप भी। अभी तो कोविड है, जैसे ही हटेगा ना आप, इमिग्रेशन टू कनाडा, मेरा इतने इंजीनियर है, मैंने ये किया है, सब भर रहे होगे फॉर्म। तो दोगलेबाजी जो ना, कमेंट में कुछ और करते हो, इनबॉक्स में आके मुझे से लॉयर मांग रहे होते हो जी, कोई सॉलिसिटर बता दें इंग्लैंड का। ये बात ये हम बात यहीं पे कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सिलसिला कैसे हुआ। जब बेटे आने वाला था, तो हम गाड़ी में बैठ के बेगम खुद ड्राइव करके अस्पताल गए। अस्पताल में हमने गाड़ी पार्क की, जो कि चार्ज पार्किंग थी, ठीक है। एक दिन गुजरा और दूसरे दिन के आधे मतलब 1.5 दिन बाद हमारे साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। तो जैसे ही दुनिया में तशरीफ़ ले आए, सिस्टम में उनकी एंट्री हुई, तो फ़ौरन मैसेज वहाँ पहुँच गया कि जी गाड़ी जो है अब से फ्री खड़ी है जब तक ये पेशेंट नहीं आए, क्योंकि बच्चा आ गया। ये थी बच्चे पे पहली इन्वेस्टमेंट हुकूमत बरतानिया की, ठीक है। हमें 4 दिन वहाँ रहना पड़ा। ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हो सकती हैं, तो डॉक्टर्स को जब तक पूरी तसल्ली नहीं होती वो डिस्चार्ज नहीं करते। ख़वातीन जो है ये बात समझ सकती हैं। उस 4 दिनों में, मतलब बाकी के 2.5 दिनों में, जब वो साहबजादे आ गए थे, जितने डॉक्टर, जितनी नर्सेस, जितने स्पेशलिस्ट आए कोई कम से कम 12-14 तो आए थे। कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। सब, एवरी वन ऑफ देम, एवरी सिंगल वन ऑफ देम वर सो पोलाइट। इतनी बड़ी मुंह पे उनके स्माइल। मॉमी हाउ आर यू डूइंग, डैडी हाउ आर यू डूइंग, आपने ये करना है, वो करना है, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, फीड इस तरह करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सक्यूज मी। तो भाई मैंने ये चीज़ नोट की कि यार ये कितने प्लेजेंट है, इनको तो हम पैसे भी नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल फ्री होते हैं। क्योंकि जब 40% टैक्स जा रहा होता है ना, तो मिल भी रहा होता है। यहाँ पे 100 का कार्ड डालो, 60 आता है, मिलता है चमाट है, चल बे निकल। अभी सब फंसे हुए थे यहाँ पे, ये रोड पे। पुलिस ने बोला चल बे निकल इधर से, खड़ा रहे 20 मिनट सड़क पे, वीआईपी प्रोटोकॉल जाएगा, ये औकात है 40 रुपये देने के बाद भी। एनीवे, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि यार इनको हम पैसे नहीं दे रहे, इतने पोलाइट हैं। ऑन दी अदर हैंड, वेन एवर माई वाइफ वॉज विजिटिंग, मैं उनको यहाँ सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़ी लैब में ले जाता था स्कैन कराने, जहाँ हम हज़ारों रुपए पैसे देते थे। ऐसा सड़ा हुआ मुंह होता था रेडियोलॉजिस्ट का, ठीक है। अगर वो सुन रही हैं, बुरा मनाती हैं, आई डोंट केयर, जो बिहेवियर था। और एक बार नहीं था, 3 बार, ठीक है ना, 2 बार था, सॉरी। तो दोनों बार लेट जाएं, कमीज़ ऊपर करें, मतलब लाइक देयर इज़ नो पोलाइटनेस, देयर इज़ नो स्माइल। हाउ आर यू फीलिंग, बच्चा ऐसा है, बच्चा की अच्छा हार्ट बीट ये है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं करना, केयर नहीं थी। बोला भाई पैसे दिए, चल शाबाश, रिपोर्ट पकड़, निकल इधर से। अरे ये एटीट्यूड, और ये पैसे देने के बाद उधर फ्री में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब डिस्चार्ज हुए, ये बच्चा चूंकि आ गया है, तो हुकूमत बरतानिया का फोकस उस बच्चे पे है कि बच्चे को कुछ नहीं होना है। जब हम वहाँ से निकले, तो डॉक्टर ने बोला, नर्स ने बोला सॉरी, कि डैडी ज़रा जाके व्हीलचेयर ले आए। अच्छा, कोई गोरी डैडी बोले तो समझ, छोड़े इसको। तो व्हीलचेयर लेकर आए, मॉमी ने बैठना है व्हीलचेयर पे, और आपने रोल करके लिफ्ट में लेके जाना है, गोद में उठा के सीढ़ी से नहीं ले जा सकते, ये अलाउ ही नहीं है।
वजह भाई अभी उसने बर्थ दी है, चलो वो उसने नहीं, आपने बच्चा उठाया, कोई पैर मुड़ जाए, कोई सीढ़ियों में फिसल जाए, बंदा कुछ भी हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, नौमौलूद बच्चा है, सर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट का पैसा लग चुका है, स्टेट ने 12 डॉक्टर लगाए हुए थे आपके ऊपर, तो वो तो खर्चा हुआ ना, तो अब आपके पास नहीं है राइट। लिफ्ट में लेके जाए, लिफ्ट में लेके गए, अच्छा अस्पताल से ऐसे ही निकल गए, अबे कोई कैश काउंटर ही नहीं। और ये चीज़ मैंने देखी थी माइकल मोर की एक डॉक्यूमेंट्री थी सिको, क्योंकि अमेरिका में MRI $750 का होता है, भाई शुक्र करो पाकिस्तान में फिर चंद हज़ार में, कितने का होता है भाई, हज़ारों में ही होता है ना, 1 लाख रुपए का MRI होता है अमेरिका में, बेड़ा गर्क है वहाँ पे हेल्थ केयर का। तो उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने 2005 में देखा था कि भाई कोई कैश काउंटर ही नहीं होता, और मैंने फिर खुद देखा कि कोई कैश काउंटर नहीं, सिर्फ एक काउंटर है जहाँ पे जाके आप बताएं, जब आप डिस्चार्ज हो जाएं, आप बताएं जी कि ये मेरा पोस्टल कोड है, तो खातून जो भी होती हैं वो कंप्यूटर पे डालती हैं और वो कहती हैं अच्छा यहाँ तक का कैब का फेयर इतना बनता है, ये लीजिए पैसे, आराम से घर जाएं। हैं, उल्टा अस्पताल पैसे दे रहा है, क्योंकि आपने जो 40% कटवाते रहे हैं ना, ये उसका रिटर्न है भाई, इतनी केयर और इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, उल्टा पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा, चूँकि हम तो गाड़ी में आए थे तो हमें तो वो नहीं लेना था, गाड़ी में बैठे टिकट डाला मशीन पे कि जी पार्किंग के पैसे सिर्फ 1.5 दिन के कटे, बाकी 2.5 दिन के नहीं कटे, क्योंकि साहब आ गए, तो साहब का प्रोटोकॉल है, ऐसे ट्रीट करते हैं आपकी औलाद को, साहब का प्रोटोकॉल है, पैसे नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये आ गए हम घर पे। अच्छा, अमूमन फिर क्या होता है, इसकी अगली स्टेजेस क्या होती हैं जो दूसरों के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वहाँ पे आपके बच्चे के साथ फिर एक काउंसलर सोशल सर्विसेज वाली असाइन कर दी जाती है, ठीक है, जैसे ये सरमद साहब हैं, इनके साथ एक असाइन कर दी। अब वो आके पहले घर देखती है, हाँ जी घर का क्या माहौल है, सफाई सुथराई है, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें तो नहीं, कोई ग्लास फेंके हुए ज़मीन पे, मतलब बच्चे के लिए डेंजरस एनवायरनमेंट तो नहीं है, सफाई सुथराई है, लाइट वाइट चल रही है, हीटिंग ऑन होती है, गीज़र में गर्म पानी आ रहा है, बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमूमन फिर ये भी होता है अगर किसी घर में पहले से बच्चे मौजूद हैं और नया बच्चा आ गया है, तो अमूमन आपने भी फील किया होगा और देखा होगा अपनी ज़िंदगी में भी कि जो सबसे छोटा होता है अब वो सबसे छोटा नहीं रहा, तो उसमें ना थोड़ी सी जेलसी आ जाती है, ऐसा ही है। तो उन केसेस में क्या होता है कि उस बच्चे का जो काउंसलर है वो भी आता है घर पे, वो उसको प्यार व्यार करने आता है कि जी कोई मसला तो नहीं है, आर यू फीलिंग ओके, मतलब प्यार से ना कि कैसा फील कर रहे हो, आर यू डूइंग ओके, ओ यू हैड ब्रदर माशाल्लाह, दिस बच्चे को फील गुड कराते हैं कि बच्चा निगलेक्टेड ना फील करे, ठीक है। तो बच्चे के साथ काउंसलर असाइन हो गई। अब वो काउंसलर जो है जब बच्चा स्कूल जाएगा तो काउंसलर को भी आपने बताना होगा जी अब ये इस स्कूल में जा रहा है, तो फिर वो काउंसलर उस स्कूल से कनेक्ट हो जाएगी और उस स्कूल से वीकली बुनियाद पे या मंथली बुनियाद पे रिपोर्ट लिया करेगी कि जी ये बच्चा जो आ रहा है इसका बिहेवियर कैसा है, इसके कपड़े वपड़े सही होते हैं, साफ़ सुथरा आता है, मुंह पे कोई निशान तो नहीं, कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा, आपने कोई चीज़ सेंस की, बच्चा अटेंशन किस तरह दे रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, पूरी इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अजान हो रही है, ज़रा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। तो मैं आपको बता रहा था किस तरह काउंसलर्स जो हैं स्कूल के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करते हैं, अगर अच्छा पढ़ रहा है तो यानी घर का माहौल अच्छा है, अगर बच्चे के ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं यानी घर में कोई गड़बड़ है, बच्चे को ज़रा चेक करो। और अमूमन ऐसा होता है बच्चों के नाखून बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, नींद में खुजालियाँ निशान पड़ गया, टीचर को अगर ये लगा कि इस पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घर में इसको कुछ हुआ है, बच्चा बिठा लेते हैं, काउंसलर बुला लेते हैं कि भाई इस पे जुल्म हो रहा है घर पे, वो आपसे बच्चा छीन लेते हैं, वो कहते हैं नहीं देना, भाड़ में जाओ तुम, भाई स्टेट की प्रॉपर्टी है, स्टेट का पैसा लगा हुआ है, तुमने मार मार के इसका बेड़ा गर्क करना है, तुमने इसको अब्यूजिव बनाना है, बड़ा होकर फिर ये भी अब्यूजिव बनेगा, पूरी नस्ल ख़राब करनी है, चलो इधर से निकलो। भाई ऐसे आते हैं वो, ये होता है। और दूसरी चीज़, चूँकि वहाँ पे पेरेंट्स दोनों पार्टनर्स जो हैं काम करते हैं, तो वहाँ पे स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होती है। उसकी वजह ये है कि जी अगर 1 बजे छुट्टी हो गई बच्चे की तो बच्चा किधर जाएगा, माँ बाप तो काम पे, तो वो इस तरह का उन्होंने रखा हुआ है। अब चूंकि बच्चा 3 बजे तक रहेगा तो उसको लंच भी खिलाना है। अब लंच में ये नहीं खिलाना कि कटारे खा रहा है, गंडेरी खा रहा है, ये वाला नहीं होता भाई। बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट और सिटी काउंसिल या आपकी जो लोकेलिटी की काउंसिल और स्कूल काउंसिल बैठती है, 3 बॉडीज़ होती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, इस महीने का मेन्यू ये है, इसमें बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसे ऐसे है, उसकी हड्डियों के लिए ये चीज़ अच्छी है, आंखों विजन के लिए ये अच्छी है, दिमाग के लिए ये चीज़ अच्छी है, तो ये फ्रूट्स खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। दूध मिलता है बच्चों को, क्या क्या चीज़ नहीं मिलती, ठीक है ना। उसके बाद जाके वो अप्रूव होता है, फिर जाके बच्चों को लंच मिलता है। तो लंच का भी इंतज़ाम जो है स्कूल मतलब गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। अब इसमें भी अगेन
माइकल मोर की एक और डॉक्यूमेंट्री है, वे टू इन्वेड नेक्स्ट। अच्छा, अमेरिका हमारे लिए बड़ा अमेरिका, ये वो, अमेरिका के स्कूल का निज़ाम बहुत ख़राब है। इसमें आप एड्रियन ब्रोडी की एक फिल्म है डिटैचमेंट, उसमें आप देखें कि इनके असल स्कूल असल में है क्या। अमेरिका को तो H1B वीज़ा चला रहा है, जो बाहर की एक्सपर्टीज़ वो वहाँ से उठा लेते हैं और वो उनका मुल्क चला रहे हैं, उनका अपना सिस्टम बिल्कुल गिर रहा है, और बच्चे वहाँ बर्गर पिज़्ज़े और वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो जब माइकल मोर फ्रांस के एक गांव के स्कूल में गया तो उसने देखा कि बच्चों के, अच्छा रिसेस को, वो रिसेस नहीं कहते, वो भी क्लास होती है, उसमें भी बच्चों को एजुकेट कर रहे कि बेटा छुरी कांटे से खाना, यूँ करके नहीं खाना, चबा रहे हैं यहाँ से गिर भी रहा है शीरा और बात भी कर रहे, नहीं, तमीज़ से खाना है। और पानी, फिजी ड्रिंक अलाउ ही नहीं। हमारे बच्चे तो एक गट 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 गट, क्या हमारे स्कूलों में वो पेटिस समोसे गंदे तरीन, अबे इतने बार तो कॉकरोच निकला है मेरे समोसों से, तब जाके ये हाल हुआ मेरा, ठीक है। तो भाई फिजी ड्रिंक्स अलाउ ही नहीं हो। माइकल मोर एक बच्चे को कोक देता है कि बेटा पियो, बच्चा ऐसा मुंह बनाता है कि पता नहीं क्या जहर दे रहा है। हमारे तो बच्चे जी पेप्सी पियो की पेप्सी है, उसके बगैर तो उनका खाना नहीं उतरता नीचे। हैप्पी मील खिला खिला के हमने रोनाल्ड मैकडोनल्ड बना दिया अपने बच्चों को, इंसान का बच्चा बनाना था, क्लाउन बना रहे हैं। एनीवे, तो भाई इस तरह का लेवल बच्चों पे। अब आप सोचिए बच्चे पे इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई, उनकी हेल्थ भी देख रहे हैं, तालीम भी देख रहे हैं, खाना पीना भी देख रहे हैं, पैम्पर भी देख रहे हैं, दूध भी देख रहे हैं। एक वजह क्या, वजह देखें, नोबडी कैन डिटर्मिन कि कौन से घर का कौन सा बच्चा या कौन से इलाके का बच्चा जो है अगला इलॉन मस्क बनेगा या अगला आइंस्टाइन या न्यूटन बनेगा। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि गुलशन 13D में निकलेगा अगला आइंस्टाइन, लियारी में नहीं निकलेगा, या कराची में निकलेगा, मुरीदके में नहीं निकलेगा, कहीं भी हो सकता है। तो दे गो बाय द लॉ ऑफ एवरेज, वो हर बच्चे पे इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, और निकलता है, एक बार नहीं बारहा निकलता है, जिसने उनके मुल्क को उठा के रखा हुआ है, ठीक है। तो दे गो बाय द लॉ ऑफ एवरेज। और फिर इस तरह लॉयल्टी भी आती है। अब वो जो मैंने सिंगापुर वाली बनाई थी पॉडकास्ट, उसमें मैंने कहा था कि जी हम लॉयल नहीं है। अब मैं आपको अपने आप को करेक्ट करता हूँ, मेरे दोस्त ने मेरी बड़ी अच्छी करेक्शन की थी। वो ये थी कि जी लॉयल्टी हमेशा दूसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप, आपने मोहब्बत देनी है तो अगला लॉयल होता है। मियाँ मोहब्बत देता है तो बीवी लॉयल होती है, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, व्हाटएवर। तो लॉयल्टी दूसरा फैक्टर होता है। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी पाकिस्तान से लॉयल नहीं है। यार लॉयल किस चीज़ पे हो? आप 100 रुपये का कार्ड डालते हो, 40 रुपये कट जाते हैं। कल कुत्ते की तरह लोग यहाँ रोड पे खड़े हुए थे जी, VIP प्रोटोकॉल जा रहा है 20 मिनट, कुत्ते वाली इज्जत, आपसे पैसे भी लेते हैं, चमाड़ मारते हैं आपको मुंह पे, ना आपको अस्पताल देते हैं, ना तालीम आपके बच्चों के लिए सेहत, ना आपके बच्चों के लिए सेफ एनवायरनमेंट। बच्चे को दही लेने भेजो, हालात अपडेट पे आ रहा होता है शाम को, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। यू आर ऑन योर ओन। वो अल्लाह चला रहा है हम लोगों को भाई। ये कोर्ट कचहरी अस्पताल से अगर हम बचे हुए हैं, पुलिस थानों से हम बचे हुए हैं, ये अल्लाह ने बचाया हुआ है। वरना यू आर वन फक अप अवे, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है यहाँ पे। किसी ने नशे में आपकी गाड़ी मार दी, आपकी दुश्मनी हो गई, फलाना फलाना, अब आपकी ज़िंदगी बर्बाद है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं। यू आर ऑन योर ओन। तो ये हमें अल्लाह ने बचाया हुआ भाई। पता नहीं कौन से हमने सदके दिए हुए, कौन से बकरे काटे हुए, क्या किया हुआ है, किस वजह से हम बचे हुए। सो कहाँ से लॉयल्टी आएगी? नहीं आएगी। तो वहाँ बच्चा जब देखता है कि जी मेरे बाप ने बचपन से जो है ना, सॉरी मेरी हुकूमत ने बचपन से दूध, पैम्पर, तालीम, खाना पीना, हर चीज़ का ख्याल रखा, मुझे घर में कोई मार नहीं रहा, वहाँ तक ख्याल रखा, तो मैं तो लॉयल हूँगा। और वो होते हैं, वो इंग्लैंड का नाम लेते हैं, वो फ्रांस का नाम लेते हैं, वो जर्मनी का नाम लेते हैं। अब फ्रांस पे गाली आएंगी, बात क्या कर रहा हूँ, ये मैक्रोन की माकरोन लेके बैठ जाएंगे। एनीवे, सो ये बात है। अब मैं भी यही चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदना सी कोशिश। मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ भाई, छोटी सी आउटरीच है मेरी। जो लोग मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा मैं अक्सर जो है बुक रीडिंग के कल्चर को काफ़ी प्रमोट करता हूँ। तो मैं अपनी कैपेसिटी में लाइब्रेरीज़ बनाता हूँ। कराची में 3 लाइब्रेरीज़ हैं, या फेज़ 6 में एक है, TDF घर नुमाइश पे एक है, मंगू पीर में एक है, लाहौर में एक है, अहमदपुर बहावलपुर में एक है, सिंध के दूसरे शहरों में है 5 तकरीबन स्कूल्स के अंदर, बलूचिस्तान में है, कोयटा मरीहाबाद तक है, गिलगित में भी है, अभी हुंजा में भी करनी है, और हैदराबाद के बॉक्सेस भी रेडी रखे हुए हैं। मैं बुक्स फैलाए जा रहा हूँ अपनी इसी कोशिश से। मैं कोई जेब से नहीं देता जी, मैं लोगों से अपील करता हूँ। लोग जो कनाडा शिफ्ट हो रहे होते हैं, ज़्यादातर वही होता है, हम तो कनाडा जा रहे हैं, हमारा तो वीज़ा लग गया, किताबें ले जाएँ। तो मैं फिर संडे निकलता हूँ, लोगों के घरों से किताबें जमा करके लाता हूँ। तो मैं वो फैला रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे मुल्क का आइंस्टाइन किधर बैठा है इस वक्त। चूसनी पी, मैं प्यार और क्या, मैं जान और मेरे प्यारे पापा देख रहे हैं इस वक्त, हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो मैंने ये चीज़ें फैलानी है, हर जगह फैला देनी है। कहीं ना कहीं से तो किसी के हाथ में काम की किताब लगेगी, किसी के हाथ में एस्ट्रोनॉमी की किताब लग गई, कल को जी नासा पहुंच गया, हमें थोड़ी पता। बटरफ्लाई इफेक्ट इसी को तो कहते हैं। आपके एक छोटे से एक्शन से अगले की रियलिटी चेंज हो गई।
तो मैं तो ये कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी सिलसिले में फिर मैं लियारी गया था, वहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरी में किताबें गिफ्ट करने, डोनेट का लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता, गिफ्ट करने, फैसिलिटेट करने। तो वहाँ बच्चे थे और लियारी के बच्चों से मुझे बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा ग्रूसम किस्म की उनका चाइल्डहुड रहा है, जिस तरह के वहाँ हालात रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ है, कदरे बेहतर है। मैंने बच्चों से पूछा, बेटा यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे? एक बच्चे ने, हमजा बड़ा अच्छा लड़का है, उसने बोला जी 2 हैं। मैंने क्या सिखाते हैं? कह रहे सर सिलाई कढ़ाई। मैंने खुदा के बंदो, सिलाई कढ़ाई अब ख़त्म हो गई, ज़ारा और H&M ने पूरी दुनिया खा ली, फास्ट फैशन का दौर है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने कपड़ा ख़रीदा मूसा जी से, फिर सिलवाने गए फ़लानी जगह? अब नहीं करते लोग, सिर्फ शादी ब्याह में करते हैं। अब आप आम जिंदगी में रेडीमेड लेते हैं। मैंने बोला ये गलत सीन है। मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैंने एक अपील डाली कि यार, अपील क्या, बस मैं वादा करके फंस जाता हूँ, मैं लोगों के सामने जान के करता हूँ ताकि अब मैं बोल के फंस जाऊँ। तो मैंने बोल दिया यार, मैंने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एक रोबोटिक्स की लैब बनानी है मैंने लियारी में। मैंने बोल दिया, मैंने माँ की आँख देखी जाएगी, अल्लाह बहुत बड़ा है। असद गबूल साहब, नबील गबूल साहब के जो बेटे हैं, ही कोलैबोरेटेड, इज़ अ गुड गाय, काफ़ी उन्होंने हेल्प की, काफ़ी लोगों से मिलवाया। अखवत फाउंडेशन गॉट ऑन बोर्ड। तो फिर हम लियारी में जगहें स्काउट करने लगे, कौन सी जगह बेहतर है। वहाँ पे हम रोबोटिक्स लैब बना रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को AI GPT-3 हो गया, या फिर जो है ई-कॉमर्स, बच्चों को इनेबल करना है, बच्चों को टूल्स देना है। यार बच्चे बड़े डेडिकेटेड हैं और बच्चे चेंज करना चाहते हैं, अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, गुर्बत से बाहर निकलना चाहते हैं। सिर्फ उनकी उंगली पकड़नी है, सिर्फ उनकी उंगली पकड़नी है, सिर्फ उनको सहारा देना है। सहारा का भी लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता, उनको सिर्फ फैसिलिटेट करना है। बेटा ख्वाब है तेरे, छत पे बैठ के देख रहा था, इधर यहाँ आके देख ले। रोबोट बनाने का सोच रहा था, ये पढ़े हैं, इसको जोड़ के ज़रा मुझे ड्रोन तो बना के दिखा जल्दी से, फिर इसको बेचते हैं बाहर मार्केट में। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। पाकिस्तान में यार जितना लोग बोल दें, पाकिस्तान में अभी भी बहुत टैलेंट है। मसला ये है उस टैलेंट को सपोर्ट करने का इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो बैठे ना बाबे, वो उनको समझ नहीं आती, वो आपको डिस्करेज करते हैं। आप जर्मनी का वीज़ा पकड़ के वहाँ जाके बेहतरीन काम करते हो। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ दुनिया में, 14 मुल्कों में गया हूँ, मुझे हर जगह पाकिस्तानी मिले, और ऐसे कमाल के टैलेंटेड पाकिस्तानी मिले, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गया था, पिछले साल दिसंबर की बात है। साहब जर्मनी से आए थे और एयरबस के लिए काम कर रहे थे, और वो एयरबस में ऐसी सीट इंजीनियर कर रहे हैं। खैर मैं ज़्यादा बता नहीं सकता डिटेल में, वो ज़रा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, मगर वो एक पाकिस्तानी बैठ के फ्यूचर के जहाज़ की सीट किस तरह कंफर्टेबल होगी और कितनी लाइट वेट हो सकती है ताकि जहाज़ और स्पीड से जाए, उस पर काम कर रहा है। इधर ही से निकला है, इधर ही गलियों में रहता था पीछे। बड़ा टैलेंट है भाई, बहुत टैलेंट है, बस इनको वो माहौल नहीं दिया जाता। फिर वो जो दिल बर्दाश्त हो के, जिनके पास पैसा होता है, जेवर होता है, वो बेच बाज के बाहर निकल जाते हैं। अमेरिका खड़ा कर देते हैं, दुबई खड़ा कर देते हैं, कतर खड़ा कर देते हैं, नहीं करते तो हमारा मुल्क नहीं करते। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, तीनों मुल्कों का यही है। इंडिया फिर ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश फिर ग्रो कर रहा है, हम थोड़ा सा पीछे रह गए रेस में, क्योंकि हम फोकस नहीं कर रहे इन चीज़ों पे। तो मेरी कोशिश यही है, इंशाल्लाह। अभी वो जगह, अब गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जगह हमें देगी, फिर उस पर हमने कोर्स आउटलाइन हमने बना दी है, किन बच्चों को कहाँ रखना है। फिर हम बच्चे भी स्काउट करेंगे, कौन से बच्चे को कहाँ रखना है उसको असेस करेंगे, कंसल्टेंट्स होंगे जो कि गाइड करेंगे बच्चों को। अखूत फाउंडेशन इज़ डूइंग ग्रेट वर्क, उनका एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है। हम तो सिर्फ फैसिलिटेट करने वाले, हम तो सिर्फ आवाज़ लगाने वाले। उसमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त मोहम्मद अली, द ग्रेट मोहम्मद अली इट्सलैट, और उसामा, बड़े अच्छे, जिनकी पॉडकास्ट आपने पिछले हफ्ते देखी थी, वो साथ मौजूद हैं। हम तीनों का भी यही ख्वाब है कि यार बच्चे काम पे लगें, कोई चीज़ बनाएं, कोई इनोवेशन करें। सामान नहीं बेचना, इनोवेट करना है। मुझे एक लड़की का मैसेज आया, 16 साल की लड़की, बफर जोन में रहती, कह रही जुनेद भाई खुद ड्रोन बनाती हूँ, उड़ाने से डरती हूँ, रेंजर्स ना आ जाए घर पे। 16 साल की लड़की ड्रोन बना के बैठी है। हम तो तरक्की नापसंद लोग हैं। वो कहाँ, वो लांडी में बंदे ने जहाज़ बनाया था, उसको जेल में डाल दिया। अबे राइट ब्रदर को जेल में डालते, ऊँट पे बैठ के जा रहे होते आज दुबई तुम काम करने। राइट ब्रदर ने जहाज़ बना, उसको बोला बना और बना, अच्छा वाला बना, अच्छा वाला बना। 20 साल बाद हम उससे जंगे लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, वो वगैरह वगैरह। ठीक है, आज हम उसमें उम्रा करने जाते हैं। तो अगर उसको जेल में डाल देते हैं अमेरिका वाले या इंग्लैंड वाले, जहाँ भी था वो, तो फिर आज आप ऊँट पे बैठ के जा रहे थे उम्रा करने। यार तो भाई इसको तो इनकरेज करना चाहिए इन चीज़ों को, मगर हमारे यहाँ किए नहीं जाता। तो भाई ये एक छोटी सी कोशिश है, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। और फिर इससे जो भी हम सीखेंगे, तजुर्बा, ज़ाहिर है मिस्टेक्स भी होंगी, अगली बार वो मिस्टेक्स कम होंगी। अगेन खाली लियारी में तो टैलेंट नहीं है ना, गुजरात में भी हो सकता है, वो चिलास में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, कोयटा में भी हो सकता है, सिब्बी में भी हो सकता है। इसको हम रेप्लिकेट करेंगे, जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी, जितने सादत दी, वो करेंगे। एंड लास्टली, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं खुलूस दिल से करता हूँ, क्योंकि मैं इस काम को, ये जो काम है ना, इसको मैं इबादत समझता हूँ।
मेरे बड़े अच्छे कॉलीग थे, वो मुझे ये बात समझाते थे। वो ये कहते थे कि यार अल्लाह ने आपकी ना बात में बड़ी तासीर रखी है, आप बात करते हो लोग सुनते हैं, बोलना सबको आता है, हर कोई तो नहीं जुनेद अकरम है ना। तो ये भी एक जो है ना ये नेमत है, इसको अच्छे कामों में यूज़ करें। वो बात मेरे दिल को लगी। और मैं, आप देख रहे होंगे, मैं पहले फ़नी वीडियोस बनाता था, अभी भी बनाता हूँ, लेकिन मेरे मिजाज में थोड़ा ठहराव आ गया है, क्योंकि वो अंकल बेन कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीने में दर्द है, मेरे लिए बड़ा आसान है। देखो मेरा ये काम ही नहीं है, मैं फ़नी वीडियोस बनाऊँ और इस वीडियो पे कोई कमेंट, वो कोई व्यू कितने आएंगे भाई, 1-2 लाख आएंगे मैक्सिमम, 1-2 लाख आएंगे, ठीक है। यही अगर मैं टिकटॉक रिएक्शन दूँ, आप 5-50 लाख व्यूज़ दे दोगे मुझे, मेरे लिए वो फ़ायदेमंद है। मुझे पैसे वहाँ से आएंगे, इस काम से थोड़ी आएंगे, मगर खुलूस से दिल से। वजह, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, आवाज़ दी है, लाखों लोग सुनते हैं, तो दूसरों का भी भला हो उससे, ठीक है ना। यही इबादत है। इसी सवाल में मेरी पकड़ होगी। अल्लाह बोलेगा बेटा अपने लिए तो बहुत कमा लिया था, मेरे बंदों के लिए तूने क्या किया? तुझे हमने ये माइक दिया, तेरी आवाज़ में हमने तासीर बख्शी। लोग कहते हैं ऐसे, मैं तो समझता नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, लोग कहते हैं, तो बेटा मेरे लिए क्या काम किया तुमने? तो मैं वहाँ फंस जाऊँगा, ठीक है। तो खुलूस दिल से, अच्छी नीयत से, मेरे लिए बड़ा आसान है, ये सारा पैक करूँ, ठीक है। कितनी देर में पैक हो जाएगा भाई? आधे घंटे में पैक कर लेगा सारा। फ़्लाइट पकड़ूँ, इंग्लैंड जाऊँ, वहाँ सेटअप लगा देता हूँ, कमरा है घर में एक्स्ट्रा, लाइट ही तो लगानी है, कैमरा ही तो लगाना है, माइक ही तो लगाना है, इंग्लैंड में बैठता हूँ, मेरे को क्या जा रहा है? मेरी तो बेहतरीन लाइफ है, मैं अपना बच्चा छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। वजह, वीडियोस तो बन सकती हैं इंग्लैंड से भी, मगर इंग्लैंड में बैठ के ना लियारी के चक्कर नहीं लगाए जा सकते, बच्चों के साथ बैठ के बात नहीं की जा सकती। जूम पे वो वाली बात नहीं होती। अब जूम आपके बच्चे जूम पे पढ़ रहे हैं ना, वो वाली बात ही नहीं है जो स्कूल क्लास लेवल में। जा जाके बच्चों से मिल नहीं सकता, बच्चों को हिला नहीं सकता, ऐसे मौके नहीं ढूंढ सकता, ऐसी जगहें नहीं बना सकता, लाइब्रेरीज पे काम नहीं कर सकता, किताबें नहीं बांट सकता। वो फिर रिमोटली हो जाता है। वो वहाँ से फिर अल्ताफ भाई की तरह आवाज़ ही लगा सकता हूँ, हेलो, यही हो सकता है वहाँ, और कुछ नहीं हो सकता। तो सफाई करने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। अब देखें, मेरा बच्चा माशाल्लाह 8 महीने का हो जाएगा कल, ठीक है। क्रॉल करना वो सीख चुका है, किसी ना किसी दिन वो चल भी पड़ेगा। और आप में से जितने भी पेरेंट्स हैं, आप इस बात के गवाह हैं कि वो मोमेंट आपके लिए कितना प्रेशियस होता है जब आपकी अपनी औलाद पहली बार कदम रखे, ठीक है। मैं शायद वो मोमेंट मिस कर जाऊँ, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में एक ही एक मोमेंट होगा, मैं एक के बाद मैं खुश हूँ, सहमत हूँ, ठीक है। वो मैं बच्चा मेरा अपने पैरों पे खड़ा हो, वो छोड़ के आपके बच्चे पैरों पे खड़े हो जाए, मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र है। इसका मुझे कोई रिटर्न नहीं है, कोई माली मेरा रिटर्न नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, फ़नी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत वायरल होती हैं, बहुत पैसे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। इस कामों में मेरे लिए कुछ नहीं, बस ये कि मुझे खुशी मिलती है। और मैं प्रोजेक्ट करता हूँ अगले 200 साल में, अगले 200 साल में। किसी ने तो सोचा था ना भाई, पहले वो 1642 में बनी थी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ लंदन, कि जी एक हम जगह बनाएंगे जहाँ पे हर फील्ड का इंटेलेक्चुअल आके बैठेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ होगी, शहर को कैसे बेहतर बनाना है। 1642 में वो ख्वाब देखा, तो आज 2020 में हमें वीज़ा ही नहीं मिलता लंदन का, ऐसा बना दिया है। तो इस तरह की सोच हमें रखनी पड़ेगी। ये तो अपना अगले इलेक्शन देखेंगे, और आप अपनी टूटी हुई सड़क बन गई, बस इतना ही देखोगे। 200 साल आगे की सोचो, बच्चे दुआएं देंगे आपको, ये सदका जारी है, ये तो चलता रहेगा। अगर आप मुसलमान हैं, आपका ईमान इस चीज़ पे, तो ये तो चलता रहेगा, ये कभी रुकता नहीं है। इसमें मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जॉर्डन पीटरसन की किताब है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी कि एक अब्यूसिव बाप है, उसके 3 बच्चे हैं, वो उन तीनों के साथ अब्यूसिव है। तो एक आदमी की वजह से 3 लोग अब्यूसिव हो गए। अब हर उस बंदे के भी 3-3 बच्चे हैं, तो एक बाप के 3 बेटे और उन 3 बेटों के 9 बेटे, और फिर उन 9 के 27 बेटे। अब्यूज़ चल रहा है बिकॉज एक आदमी अब्यूसिव था। जल्दी से दिमाग लड़ाएं, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, कि अगर ये सिलसिला सिर्फ 20 जनरेशन्स तक चले, सिर्फ 20, 1 से 3 1 जनरेशन, 3 से 9 2 जनरेशन, 9 से 27 3 जनरेशन, सिर्फ 20 तक जाना है, ये कितने लोग हो जाएंगे? 10 सेकंड दे रहा हूँ, गैस करें, दिमाग लड़ाओ मुसलमानों। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, सिर्फ 20 जनरेशन में कितने लोग बनते हैं? 3.4 बिलियन, 3.5 अरब लोग बनते हैं। सिर्फ एक अब्यूसिव बाप की वजह से 3.5 अरब लोग सिर्फ 20 जनरेशन में। देखें, मेरे दादा 47 में थे, हयात थे, वालिद साहब, मैं, अब मेरा, 100 साल के अंदर 4 जनरेशन आ गई, ठीक है। तो 20 का मतलब है यानी कि 600-650 साल, अगर 150 साल के हिसाब से लगाएं, 650 साल।
650 साल में एक आदमी का अब्यूज़ 3.5 अरब लोगों की ज़िंदगी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर बुराई इस तरह फैल सकती है तो हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अच्छाई तो ज़्यादा तेज़ नहीं फैल सकती? फैल सकती है ना। तो अगर आज हम एक काम कर दें, किताबें फैला दें, बच्चों को रोबोट का सामान पकड़ा दें और उससे वो बच्चा पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो जाए, पॉजिटिवली अफेक्ट हो जाए, वो अपनी नस्ल को दे 3 से 9 से 27, तो सर 650 साल बाद आप 3.5 अरब लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर कर चुके होंगे। 3.5 अरब का मतलब है इंडिया और चाइना मिला दो दोनों, आधी दुनिया, आज की आधी दुनिया। तो मेरा तो यही मान है। मैं तो आगे 200 साल की बात करता हूँ। मैं तो ज़्यादातर बातें तो मैं ये भी कह देता हूँ कि आज आप लोगों को समझ नहीं आएंगी शायद। मैं कोई आलिम फाजिल आदमी नहीं हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, कुछ लोगों को ज़रा टाइम लगता है। तो ये तो मैं 150 साल बाद के बच्चे के लिए बना रहा हूँ वीडियोज़। ये जो मैं काम करता हूँ ना, उनको शायद ये बात समझ आएगी, क्योंकि यूट्यूब तो है, कहीं ना कहीं मेरी वीडियो सामने आ जाएगी, क्लिक करेगा, दूसरी करेगा, बोलेगा यार अंकल बात तो सही कर रहे हैं, 150 साल पहले कर रहे थे, बात तो सही है, शायद उनको समझ आए, राइट। इस तरह हम सोचते नहीं, हम बस अपनी औलाद फिर या उनकी औलाद, बस पोते की मैं व्याह देख लूँ फिर मैं टुर जाऊँ इस दुनिया तो, बस इतने, इससे ज़्यादा ख्वाब ही नहीं होंगे, आगे का सोचते ही नहीं है। अगर आप कभी बताऊंगा मैं कि आप कितने प्रेशियस हैं, कितनी नस्लों ने अपना सरवाइव किया, तो आज आप बैठे हुए हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं फ़ोन पे। खैर, तो ये बस इतनी सी बात थी। तो इन्वेस्ट हम जब करेंगे बच्चों पे तभी जाके कहीं बात बनेगी। और वैसे आप देख लें हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतरीन है हमारे मुल्क में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ये बात मानने की है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स होते बड़े बेहतरीन है, बेहतरीन ग्राउंड, ये चौड़े चौड़े कॉरिडोर, ये ऊंची ऊंची क्लासेस, नो डाउट अबाउट दैट। नहीं होता तो अंदर टीचर नहीं होता, जब उस्ताद ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो फिर वहाँ लोग अपने गधे बांधते हैं, कट्टे बांधते हैं अपने, तो गधे ही आवाम निकलती है फिर। तो भाई जब तक हमने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना नहीं सोचेंगे, उनको अब्यूज़िव माहौल से नहीं निकालेंगे, या तो आप बच्चा उल्टा करके ऐसा लटकाते हैं, आप आए दिन वीडियोस देखते हैं जी मदरसों में और घरों में किस तरह लोग बच्चोों को अजियत देते हैं, तशद्दुद करते हैं, फिर वो अब्यूज़िव बच्चा ही निकलता है, फिर वो माशरे का बेड़ा गर्क करता है बड़ा होकर। उसका कसूर नहीं है, ही वॉज डेल्ट अ रॉन्ग हैंड एट एन वेरी अर्ली एज। तो बच्चों के लिए कोई कानून ही नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं। मैं पैमरा से 1.5 साल केस लड़ाऊँ कि भाई इन चैनल्स को फोर्स करो कि रोज़ाना बच्चों को 1 घंटा साइंस का और 1 घंटा एजुकेशन का प्रोग्राम बच्चों के लिए लगाएं, चैनल्स को फोर्स करें। हारा नहीं, बस मतलब उन्होंने बोला सॉरी सर हम ये कर नहीं सकते। 1.5 साल, जो काम एक ईमेल पे हो सकता था, 1.5 साल और 4.5 लाख रुपए के बाद, मतलब मैंने भी महंगा लॉयर हायर किया था, अपनी जेब से किया था, इस कॉम के लिए किया था। मेरे भाई खल्ली वल्ली, मेरा बच्चा बेहतरीन मॉल में रह रहा है, पढ़ रहा है, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ बन ही जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा मॉल है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यार, आपके बच्चे रुल रहे हैं, नंगे फिर रहे हैं सड़कों पे, मिट्टी खा रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है? लेकिन नहीं देखा जाता, दर्द होता है। सेंसिटिव आदमियों क्या करूँ, ओब्लिवियस हो चाहते हुए भी नहीं होया जाता। कभी कभी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, कभी मैं रो भी पड़ता हूँ, क्या अल्लाह अगर बना नहीं था मुझे सेंसिटिव क्यों बनाया, क्यों मुझे पेन होता है ये चीज़ें देख के। मैं जो अक्सर रो रहा होता हूँ कि जी सड़क क्यों टूटी हुई है, कचरा क्यों कर रहे हैं लोग गटर में, ये बसों में आज भी 2020 में लटक के क्यों जा रही है, वहाँ ये इज्जत से इलेक्ट्रिक बस में बैठ के क्यों नहीं जा रही, मुझे दुख होता है। बसों के पीछे लिखा होता है माँ की दुआ, अबे तो माँ की बद्दुआ है कि तू ये 1900, अबे मेरा बाप और ये बसें एक ही साथ पैदा हुए थे, अभी तक चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अबू की 75th हुई बर्थडे परसों, बसें अभी तक चल रही हैं। भाई क्या माहौल है यार, पता नहीं क्यों मुझे दुख होता है, क्या मुझे कीड़ा है। बड़ा आसान है यार, पैक करूं, वीज़ा लगा हुआ है भाई, जाके रहूं, कल्ली वल्ली नेशनलिटी लूँ, अल्ताफ़ भाई की तरह लाल पासपोर्ट लेके तस्वीर खिंचाऊं हैं, फिर आराम से दुनिया घूमूंगा, जलील थोड़ी हूँगा फिर एम्बेसियों के बाहर। ये क्यों नहीं मिल रहा है? 5 साल होने को है शादी को, जाते ही रह लेता, अगर आज मेरे पास लाल पासपोर्ट भी होता, आराम से मैं दुनिया घूम रहा होता, इसराइल भी चला जाता, उस पर थोड़ी रोकते, जाके देखते भाई पैगम्बरों की ज़मीन थी, उसमें जाने में क्या हर्ज है। एनीवे, लेकिन बस दर्द के मारे यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी भी अज़दवाजी ज़िंदगी अफेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है लॉन्ग डिस्टेंस है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बदमज़गी भी हो जाती है, ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन होती है, उनका भी राइट है, मेरा भी राइट है। तो लेकिन बस वो कहती है तुम्हें अपनी औलाद छोड़ के हर किसी की औलाद की फ़िक्र है। अब बच्चा देखे ना, कल को बड़ा होगा, वो मेरे दिल में मेरे लिए रिजेंटमेंट रखेगा ना वो, कि वे वर यू व्हेन आई वाज क्रॉलिंग, वे वर यू व्हेन आई वाज वॉकिंग। उसके पास तो सारा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है ना, माँ तो रिकॉर्ड कर रही है रोज़ाना वीडियो, तो बच्चे का रिकॉर्ड तो जमा हो रहा है। वो पूछेगा बेटा अब्बू जी आप किधर थे, वे वर यू। तो वो मैं उस रिजेंटमेंट के लिए क्या तैयार हूँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग।
कल को बड़ा होकर मेरे लिए बिटर हो जाए, मतलब मेरी एक ही एक औलाद जो है मेरे मेरे लिए बिटर हो जाए, किसको अच्छा लगता है? मगर समटाइम्स फॉर अ ग्रेटर कॉज आपको छोटी मोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ वैसे नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए छोटी चीज़ का कुर्बान करना पड़ता है। तो मैं आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट्स इट्स गोना बी लाइक दिस। अपने खैर वो घर की बात, अब मैं आपको और क्या बताऊँ, मतलब ये कि थोड़ा प्रेशर तो है कि जी इधर आ जाए उधर आ जाए वट एवर। सो या बहुत लंबी बात कर लिया, आई एम सो सॉरी, बहुत सारा टाइम लिया। I hope you get where I come from and I hope you get what I feel. एंड लेट्स सी बात कहाँ तक जाती है। बस एक बच्चा ढूंढना है और आप भी ढूंढें, शायद आपको मिल जाए। तो बस अच्छे काम करते रहें। थैंक यू सो मच।